प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो M2 का जो नया सिलेबस है आरजीपीवी का उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज द कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। हम लोग अब उस सिस्टम को सॉल्व करना सीखेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रैंक, क्योंकि हम अपने पिछले कुछ क्लासेस में रैंक के विषय में बात कर चुके हैं, एशेलन फॉर्म के विषय में बात कर चुके हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स के विषय में बात कर चुके हैं। तो अब उसी रैंक के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है ना। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या होती है ये कंसिस्टेंसी? बेसिकली कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो किसी और रूप में पढ़ा था। आपको याद होगा कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में जब दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को, जैसे मान लो आपको a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अगर ये दो इक्वेशंस दी हुई हो तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कब इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इसके नो सॉल्यूशन होंगे और कब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो बस वही चीज हम लोगों को यहाँ पर भी पढ़नी है। अंदर बस केवल इतना आ गया है कि अब हम लोगों को 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं मिलेगी, अब हमें 3 वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल की इक्वेशंस मिलेंगी। दूसरा, अब हम लोगों को एलिमिनेशन से इन्हें सॉल्व नहीं करना है या फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन्हें सॉल्व नहीं करना है। अब हमें इन्हें रैंक के कंसेप्ट से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आइए जरा मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे रैंक की मदद से कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर सिस्टम को समझेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। ठीक, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आप जानते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है, मैट्रिक्स नोटेशन में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, यूजिंग मैट्रिक नोटेशन, है ना। कैसे? वी कैन राइट दिस ax is equals to b where a कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है किसका? ये इट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट A, ओके। इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक। एक होता है स्टूडेंट B, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स जो कि राइट हैंड साइड जो होती है ना D1 D2 D3 उनसे मिलकर बना होता है। और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स X जो कि वेरिएबल के लिए होता है, इट्स अ X, इट्स अ Y एंड Z, ठीक है ना। और ये तीनों मिलके ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। अब स्टूडेंट होता ये है कि जब हम लोग कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर करते क्या है, हम लोग जब रैंक की का इस्तेमाल करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी फाइंड करेंगे तो हम कुछ इस तरह से प्रोसेस को अपनाएंगे, ओके। ये वर्किंग रूल भी है बच्चों, आप इसे वर्किंग रूल समझ के अपने दिमाग में बैठाइएगा, है ना। वर्किंग रूल, सबसे पहले हमारा जो काम होगा बच्चों, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके लिए एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? ये C इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। ये जो A और B रहेगा ना, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, इसकी मदद से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक। जब वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे यानी कि C इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा बन जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड
इज डॉट डॉट d1 d2 एंड d3। ठीक, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे इस पॉइंट। फिर देन इसके बाद में अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है C, इस C मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे हम, रिड्यूस C इनटू एशोलेन फॉर्म, इनटू एशोलेन फॉर्म। इस मैट्रिक्स C को हम एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स को जब एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इस पूरे C की रैंक दिखने लगेगी। C यानी इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी दिखने लगेगी और इस मैट्रिक्स A की रैंक भी दिखने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें A मैट्रिक्स ये 3/3 का मैट्रिक्स है और पूरा का पूरा जो C है वो 3/4 का मैट्रिक्स है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये 3 ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1, ठीक, इसमें अगर यहां पर रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C आ जाती है, ठीक है ना, यानी कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक मतलब पूरे की रैंक और केवल A की रैंक, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो कि A की ये दोनों रो पूरी 0 हो जाए लेकिन ये 0 ना रहे, तो उस केस में पूरे C की रैंक तो 3 होगी लेकिन A की रैंक, क्योंकि ये पूरा रो 0 हो चुका है तो केवल ये 2 रो बचेंगी तो 2 रैंक हो जाएगी, तो दोनों की रैंक अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो अगर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ C इक्वल आ जाती हैं, दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया है ना वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा उसको समझिए। तो इसी 3 में 3.1 क्या है, 3.1, if rank of A is equals to rank of C is equals to n, n means number of unknowns, ठीक है ना, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें अननोन कितने हैं। जैसे यहां पर 3 अननोन है, तो मान लो A की रैंक भी 3 आ जाए, C की रैंक भी 3 आ जाए जो कि n के इक्वल हो, तो इस केस में सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो हो गई सही बच्चों, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक ही XYZ की वैल्यू निकलेगी, बहुत सारी वैल्यूज नहीं निकलेंगी, केवल एक ही ऐसा सेट मिलेगा जो X और Y और Z की वैल्यू के लिए होगा, यानी उसकी उनकी वैल्यू होगी जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक सॉल्यूशन मिलेगा। 3.2 if rank of A is equals to rank of C but this is less than n, यानी कि नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ अननोन्स है, अगर उससे कम हो इनकी संख्या, यानी रैंक उससे कम हो नंबर ऑफ अननोन से, तो उस केस में तो स्टूडेंट्स रैंक ऑफ A is equals to rank of augmented matrix C is less than n, then in this case then system of linear equations has infinite सॉल्यूशंस, ओके। यानी कि x की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, y की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, z की भी बहुत सारी वैल्यू होंगी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे इस केस में। कब?
जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हो और ये नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं उनसे कम हो तो। और जो थर्ड यानी कि जो फोर्थ रूल है दैट इज इफ rank of A does not equal to rank of C, then system is inconsistent या inconsistent and has no solution। और अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल ना हो स्टूडेंट्स तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट मींस दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द value, yes, solution of the system, okay? It means we cannot able to find the value of x y z such that these values satisfy the given system of linear equation जो यहाँ पहले लिखा हुआ था। ओके, तो स्टूडेंट्स इस रूल की मदद से, इस कंसेप्ट की मदद से अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये वर्किंग रूल अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट कि कंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसमें फिर दो केसेस हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हमेशा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। कंसिस्टेंट होने के लिए दोनों की रैंक इक्वल होना जरूरी है, और रैंक इक्वल हो, ठीक है ना, और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर अलग अलग हो तो इनकंसिस्टेंट होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ सच सिस्टम। अब आइए जरा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इस टॉपिक से और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, show that the equations x plus 2y minus z is equals to 3 and 3x minus y plus 2z is equals to 1, 2x minus 2y plus 3z is equals to 2 and x minus y plus z is equals to minus 1 are consistent and solve them तो आइए स्टूडेंट जरा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें और देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। खैर कंसिस्टेंट तो होगा ही सही क्योंकि लिखा है और इसे सॉल्व भी करना है। ठीक, तो आइए जरा देखें कि हम कैसे करेंगे इसे। तो ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं the given system can be written as 1 कोफिशिएंट लिखना है, ओके, 2 minus 1 3, 3 minus 1 2 1, 2 minus 2 3 2, 1 minus 1 1 minus 1, ओके। यस, मैं यहाँ पर ओके मैं जो करना चाहता था वो ये था कि दिस वन एंड हियर इज x y
z, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 1 2 1, ओके। तो नाउ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये तो हो गया बच्चों ए मैट्रिक्स, ये हो गया x और ये हो गया b। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम, ओके, क्या होगा, C इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक। तो यहां से हम C की वैल्यू अगर निकालेंगे तो C क्या आएगा स्टूडेंट, C आएगा C इज इक्वल्स टू, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इट्स 1 2 -1 3, ओके, 3 -1 2 1 2 -2 3 2 और ये 1 -1 1 और ये 1, ठीक। तो ये बन गया बच्चों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आपको याद होगा कि एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो A1 1 पोजीशन होती है, यानी कि पहले रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो है उसे 1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 की मदद से इसके नीचे के ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं इन्हें 0 बनाना है। और ध्यान रहे कि जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करना है, केवल रो ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आइए जरा तीन ऑपरेशन लगाते हैं। R2 is equals to R2 minus 3R1, R3 minus 2R1 and R4 minus R1। ये तीन ऑपरेशन लगाते हैं स्टूडेंट, तो C जो मैट्रिक्स है वो बदल के कुछ ऐसा बन जाएगा। पहली रो में कोई चेंजेस नहीं, 1 2 -1 3 और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। और आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ये माइनस का 1 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स 6, तो -1 -6 तो इट्स -7। फिर ये माइनस का 3 तो 2 + 3 हो जाएगा तो इट्स 5 और ये 9 तो 1 - 9 यानी कि -8 स्टूडेंट। फिर ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया -2 -4 तो ये -6। फिर ये वहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 यानी कि 5। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 - 6 यानी कि -4 स्टूडेंट, ठीक। उसी तरह से ये एज इट इज माइनस कर दीजिए, 0 -1 -2 -3 -1 +1 +2, ओके, और ये 1 -2 यानी कि ये -2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, थोड़ा सा चेंज होके। अब हम लोगों को क्या करना होता है अगली कंडीशन में कि हम लोगों को यहाँ पर बनाना होता है, क्या बनाना होता है स्टूडेंट, यहाँ बनाना होता है +1। और यहाँ पर अब अगर +1 बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब रो नंबर 1 यूज नहीं होगी स्टूडेंट, और यहाँ 1 बनाने के लिए हम लोग अब ये करने वाले हैं, क्या, R2 में से R3 माइनस कर देंगे सबसे पहले, और इस पूरे में -1 से फिर मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है ना। यानी कि R2 - R3 करना है और -1 से मल्टीप्लाई भी कर देना है ताकि पूरी रो में ये +1 बन जाए, है ना, क्योंकि -7 -6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो उसे +1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमें मिलेगा 1 2 -1 3। सब लोग देखते भी जाइएगा कि हाँ कुछ गलती ना होगा ना ऑपरेशंस में। फिर ये 0 और ये माइनस किया हमने तो ये माइनस का 1 इट्स अ +1, ये
सॉरी ये 0 हो जाएगा और -8 और ये, तो इट्स माइनस का 4 होता, लेकिन वो हमने क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो +4। नाउ ये 0, ये माइनस का 6, ये 5, ये माइनस का 4, ये 0, ये माइनस का 3, ये 2 और ये माइनस का 2। ठीक है ना। तो अब हमारे पास में जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो कुछ इस तरह से आ गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को करना ये है कि इस 1 की मदद से इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो चलिए आइए जरा इन्हें 0 बना देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग तो कैसे 0 बनाएंगे, उसके लिए हम लोग ये दो ऑपरेशंस यूज करेंगे। R3 प्लस 6R1 पहला ऑपरेशन, दूसरा R4 प्लस 3R2, ये R1 नहीं होगा R2 होगा। ओके बच्चों, बिकॉज R2 का यूज करना है। तो C मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस तरह से, इट्स 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 और आई थिंक ये तो 5 ही रहेगा बिकॉज कुछ नहीं चेंज आ रहा है इसमें। 5 और ये हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 प्लस ये तो इट्स 20। ठीक है ना, वो भी प्लस का 20। और लास्ट वाले में हो जाएगा 0 0 और ये 2 ही रहेगा। और यहाँ पर हमने क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस का 12 और ये तो इट्स अ माइनस, नॉट माइनस, ये हो जाएगा है ना, प्लस का 12 और प्लस 2 सॉरी इट्स 10। ठीक, तो ये भी आ गया हमारे पास में। अब नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जरा चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे, है ना। और हम ये 5 और इस 5 को मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं इसको एक बार कंफर्म करूंगा बच्चों। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 - 3 तो +5, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 5, ये भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 1 - 9 माइनस का 8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 - 6 माइनस का 4। ओके, और ये भी सही होने चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये -3, ये प्लस का 2 और ये दिस माइनस दिस, तो ये माइनस का 2, ये तो सही है, कोई इशू नहीं है। और ये भी सही है, यानी कि हम सब सही जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, अब हम लोगों को, जैसा कि स्टूडेंट मेरे को लग भी रहा था कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी है, तो मिस्टेक मुझे अब पकड़ में आ गई है। और अभी भी वो मुझे ये पता चला है कि ये जो -1 है हमने यहाँ पर +1 ले लिया था, तो इसे -1 करो पहले। तो इसे -1 करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब ये माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4, ठीक है ना। और जब ये -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यस ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये -4 ही रहेगा, ठीक है ना। और जब हम लोगों ने यस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया होगा, ठीक है ना, यानी प्लस किया होगा, तो ये 12 और ये 8 आना चाहिए था फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इट्स +8, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं स्टूडेंट। अब हमारा अगला काम है स्टूडेंट इस पोजीशन को 1 बनाना, ठीक है ना। और इस पोजीशन को 1 बनाने के लिए हम रो नंबर 3 में क्या कर देते हैं, पूरे रो में 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए जरा करते हैं ये, ठीक। जो गलती हमने करी वो गलती आप ना करें एग्जाम में और प्रैक्टिस में भी। ध्यान दें कि जो क्वेश्चन में दिया है उसे सही से उतारें और सही से ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि एक बार गलती हो गई पेपर में तो वापस पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। इसे 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, R3 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो R3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 2
-1 3 0 1 0 4 0 0 5 not 5 1 4। ओके 5 से डिवाइड किया है, फिर 0 फिर 0 फिर ये 2 और ये 8। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए स्टूडेंट्स। अब क्या करना है कि उस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो उसके लिए सिंपल सा ऑपरेशन यूज करना है। इट्स R4 माइनस 2 R3, तो उसे मल्टीप्लाई करो और R3 को माइनस कर दो R4 से, तो C जो मैट्रिक्स है वो हम लोगों को मिल जाएगा 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0। तो हमारे पास स्टूडेंट जो मैट्रिक्स आया है सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो इस फॉर्म में आया है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये ऑपरेशन लगाया, तो हम लोगों के पास में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो मैट्रिक्स ए बन रहा है, इसको देखिए, इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 3, बिकॉज इसमें 3 नॉन जीरो रोज दिख रही हैं और अब इन्हें जीरो नहीं बनाया जा सकता है किसी भी रो ऑपरेशन की मदद से। और इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी देखिए, इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास में क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर? here rank of A is equals to rank of C, यानी कि augmented matrix, and it is equals to 3, and this 3 is equals to number of unknowns, right? ये क्या है? unknowns के equals है, और unknowns हमारे x y z 3 ही थे और ये उसके इक्वल आ गया है। So this implies that system is consistent and have unique solution. Okay, system is consistent and have unique solution, और वो यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए वापस इस सिस्टम को क्या कर देंगे? हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इट्स x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 3, एंड ये तो x वाली पोजीशन 0 है, z वाली 0 भी है, 0 है, तो ये तो डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू 4 4 है, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 8, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इट्स 7 माइनस 8, तो इट्स x इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू आई -1 स्टूडेंट्स, y और z इज इक्वल्स टू आ गया 4। तो ये आ गए हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले हम लोगों ने सिस्टम को चेक किया कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट अगर है तो फिर देखा कि उसमें जो रैंक आ रही है दोनों मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल आ रही है कि नहीं। जब वो हो गया तो उसके बाद में हमने वापस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया था उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशंस आई उन्हें सॉल्व किया, तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंट है कि नहीं है चेक किया जाता है, उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। अब जो दो केस और बचते हैं वो दो केस ये हैं कि अगर यहां पर ये मान लो कि ये जो 0 है इस 0 की जगह 2 आ जाता, तो उस केस में a की रैंक तो 3 रहती, a की रैंक तो 3 रहती, लेकिन इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाती? 4 आ जाती, यानी रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c इक्वल नहीं आता। तो जब रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c इक्वल नहीं आता तो उस केस में जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता? द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उस सिस्टम का। तो ये दूसरा केस है स्टूडेंट, फिर उसमें ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती हैं, केवल बस इतना लिख देना पड़ता है हियर रैंक ऑफ a is not equals to rank of c, so therefore this implies that system is inconsistent. Okay, system is inconsistent। तो जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा
तो ना यूनिक सोल्यूशन होगा और ना ही आपको आगे काम करना पड़ेगा। बस इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और तीसरा केस क्या है, मान लो कि ये तो 0 होता ही, साथ में ये वाली रो भी 0 हो जाती बच्चों। तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में rank of A is equals to rank of C is equals to 2, but this is less than 3, और 3 मतलब number of unknowns, 3 unknowns है ना, और उससे छोटी आई है रैंक। तो इसका मतलब हुआ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, consistent not tense, consistent but have many solution, लेकिन इसके many solution होंगे। तो वो many solutions हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, आप वापस इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो इट्स x plus 2y minus z is equals to 3 and y is equals to 4। तो y तो हमारे पास में 4 आ गया, 4 को यहां रख देंगे अपन, तो x माइनस जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 8, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा अपने पास में। लेकिन अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट z इज इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी नंबर। तो यहां से फिर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता, माइनस का 5 प्लस का k। तो ध्यान दीजिएगा k एक कोई भी नंबर है जिसे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 -3 -4 1 एक्सेट्रा। और अगर k को हम कुछ भी दे सकते हैं तो z की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है, और अगर z की कुछ भी आ सकती है तो k की x की भी कुछ भी आ सकती है। इट मींस दैट कि x और z की हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज आ जाएंगी तो इस y को भी उसके साथ में अगर ले लेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इस केस में जब दोनों की रैंक इक्वल आए लेकिन किससे कम हो, रैंक कम हो नंबर ऑफ अननोन से, तो उस केस में सिस्टम के मेनी सॉल्यूशन होते हैं और वो इस तरह से निकाले जाते हैं। ये जो हम k अपनी मर्जी से सपोज करते हैं ना, इसके कारण मेनी सॉल्यूशन बनते हैं, क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई पूरे सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। तो स्टूडेंट ये 3 केसेस हुए। अब कभी-कभी क्या होता है कि इन केसेस के ऊपर बेस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं जरा इनसे। आइए जरा उन्हें देख लें एक बार। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू the following equations x plus y plus z is equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10 and x plus 2y minus lambda z is equals to mu have number 1 no solution, number 2 unique solution, and number 3 infinite number of solution, infinite number of solutions। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट एग्जाम में कभी-कभी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको तीनों केसेस के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो प्रोसेस शुरुआत वैसी ही रहेगी कि सबसे पहले जो सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से करेंगे, यानी कि दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम। तो सबसे पहले इस गिवन सिस्टम के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, C
It's 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 माइनस लैम्डा एंड म्यू, राइट। ये हो गया। अब नाउ स्टूडेंट्स इस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करिए, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो converting C into echelon form of matrix। तो echelon फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इस यहां देखते हैं कि 1 होना चाहिए, तो 1 है ऑलरेडी। अब यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाएंगे, तो उसके लिए दो ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। R1 का यूज करना है अभी, ओके। तो जब ये दो ऑपरेशन यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो C हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 6 0 2 minus 1 1 3 minus 1 2 and 10 minus 6 4 0 2 minus 1 2 minus 1 1 minus lambda minus 1 minus lambda minus 1 and mu minus 6 and mu minus 6। ये आ गया हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ यहां पर अब ऑलरेडी 1 है, अब इसे 0 बना दीजिए केवल। तो एक और ऑपरेशन R3 माइनस R2, तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 1 1 6 0 1 2 4 और 0 0। नाउ दिस माइनस दिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस लैम्डा माइनस 3 और ये माइनस ये करेंगे, तो इट्स म्यू माइनस 10, है ना। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। ठीक, अब जरा यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्या कि अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये दोनों टर्म्स तो लैम्डा और म्यू के कारण 0 नहीं होंगे। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, केस 1, केस नंबर 1 था फॉर नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब नो सॉल्यूशन होता है, हैव नो सॉल्यूशन व्हेन रैंक ऑफ A is not equals to rank of C। जब दोनों की रैंक स्टूडेंट इक्वल ना हो, तो दोनों की रैंक इक्वल कब नहीं होगी, रैंक इक्वल नहीं होगी व्हेन ये वाली क्वांटिटी 0 रहे और ये वाली क्वांटिटी 0 ना हो। आई रिपीट, इसे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो इस A की रैंक हो जाएगी 2 और इसे 0 नहीं होना है। अगर ये 0 नहीं होगा तो पूरी की रैंक होगी 3, तो दोनों की रैंक अलग अलग आ गई। तो when rank of A is not equals to rank of C, for this minus lambda minus 3 is equals to 0। this implies that lambda is equals to minus 3 होना चाहिए, ठीक। and mu minus 10 is not equals to 0, इसे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब म्यू को 10 नहीं होना चाहिए इस केस में। यानी कि रैंक इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन तब होगा जब लैम्डा की वैल्यू -3 हो और म्यू की वैल्यू 10 ना हो, 10 के अलावा कुछ भी हो, तो नो सॉल्यूशन होगा। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों की रैंक इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। फॉर यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C होना चाहिए, और दैट इज इक्वल्स टू 3, है ना, नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि 3 अननोन है x y z। तो दोनों की रैंक इक्वल कब होगी, तब होगी जब केवल ये वाली जो चीज है ना, ये 0 ना हो। ये 0 हो जाएगा
म्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो नहीं होगा तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी और पूरे की रैंक भी 3 हो जाएगी। तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, रैंक इज इक्वल टू 3, सो lambda minus lambda is not equals to 0. It means that कि lambda cannot equals to -3, यानी कि lambda की वैल्यू -3 नहीं होना चाहिए, and mu is any value, mu have any value, mu can take any value, म्यू की कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लैम्डा -3 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू -3 होगी तो ये माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर इसकी रैंक कम हो जाएगी, जबकि इसकी रैंक भी 3 ही रहनी चाहिए, है ना। अब केस नंबर 3 क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो इसकी रैंक भी 2 और इसकी रैंक भी 2 हो जाएगी, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 है, तो उसके लिए यानी कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन rank of A is equals to rank of C is less than 3। तो less than 3 होने का मतलब है ये दोनों को 0 होना चाहिए, यानी कि that is minus lambda minus 3 is equals to 0। This implies that lambda is equals to -3, lambda की वैल्यू -3 होना चाहिए, and mu minus 10 is equals to 0। mu minus 10 is equals to 0 का मतलब है बच्चों कि mu is equals to 10 होना चाहिए। तो ये 3 केसेस में आपको ये बेसिकली देखना था कि नो सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी क्या है और उस हिसाब से यानी कि उसके अकॉर्डिंग म्यू और लैम्डा क्या होने चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहां पर देखा। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए रैंक क्या होनी चाहिए, तो रैंक वो हो उसके लिए लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होना चाहिए वो हमने देखा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसके लिए रैंक क्या होनी चाहिए वो हमने देखा, और उसके अकॉर्डिंग लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी ये इस तरह के जिसमें आपको तीनों केसेस अलग अलग चेक करने पड़ते हैं तीन ही कांस्टेंट म्यू और लैम्डा के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जरूर बुक में मिलेंगे, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक बहुत आसान है और इससे 100% एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है, ये आपकी यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसे प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपनी बुक की मदद से करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट में या कोई डाउट पैदा होता है, आप हमें मेल कर सकते हैं, हाइप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है ना। और आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक हो रहे होंगे। अगर रियली आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो अपने उन दोस्तों को बताइएगा जो कोई कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कि ये उनके लिए फायदेमंद हो, ठीक है ना। अपने फीडबैक्स हमें जरूर दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।